रूस में भारतीय दूतावास के बाहर हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो कि हैं तो रूसी लेकिन बहुत ही अच्छी हिंदी बोलते हैं और हिंदी पढ़ाते भी हैं। इनका नाम है मैक्सिम देमचेंको। मैंने सही नाम बोला? जी बिल्कुल। और आपका हिंदी के प्रति रुझान और भारत के प्रति रुझान कैसे हुआ, ये बताइए। देखिए, मुझे बचपन से रामायण बहुत रोचक लग रही थी, तो इसलिए रामायण से कदम से कदम हिंदी को पहुँचाया था और भारत आया था और भारत में हिंदी सीखने शुरू किया था। और अभी तो मुझे लगता है कि हिंदी भाषा ये सबसे सुंदर सबसे खूब भाषा सारे संसार में, तो इसलिए मैं एक एंथुसियास्ट हूँ और हिंदी भाषा भी पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में मॉस्को में। और मैं गोस्वामी तुलसीदास जी का अनुवादक भी हूँ, तो मेरी एक नई पुस्तक प्रकाशित हो गई थी, तो उधर कौन सी पुस्तक है वो, जरा हमें दिखाएं, हमारे दर्शकों को दिखाएं। जी दिखाऊंगा। पुस्तक का नाम पुष्प वाटिका है। और पुष्प वाटिका तो मतलब क्या है, पुष्प वाटिका एक जगह है और इस जगह में सीता और राम ने पहले बार मिले, तो इसलिए ये नाम पुष्प वाटिका है। पुष्प वाटिका में मेरे अनुवाद है, गोस्वामी तुलसीदास जी के दोहे के अनुवाद हैं, चौपाई के अनुवाद है और अलग अलग कविताओं के अनुवाद भी है। उदाहरण के लिए अयोध्या में, और मैं अयोध्या हर साल आता हूँ अवधी भाषा सीखने के लिए और रामायण पाठ सीखने के लिए। तो अयोध्या में एक परंपरा है, काफ़ी प्रसिद्ध परंपरा है, राम रसिक परंपरा है। और इस परंपरा में बहुत बड़े बहुत महान काव्य थे, लेकिन कोई अनुवाद अब तक अंग्रेजी में, फ्रांसीसी में, रूसी में नहीं हुआ। अभी तो ये पहला बार इतिहास में जब हम लोग ये अनुवाद कर रहे हैं। उदाहरण के लिए एक नाम दे दूंगा आपको, युगलानंद शरण जी महाराज। शायद सब भारतीय लोगों को लक्ष्मण किला मालूम है। ये क्या है? लक्ष्मण किला एक प्रसिद्ध जगह है क्योंकि उधर इंटरनेशनल रामलीला चलती है अयोध्या में। तो लक्ष्मण किला के स्थापक युगलानंद शरण जी थे। वो महान कवि थे और इसलिए मैंने उनकी कविताओं के अनुवाद भी किया था। अच्छा, तो आप तो इतनी धारा प्रवाह हिंदी बोल रहे हैं कि मुझे सवाल पूछने का मौका ही नहीं दे रहे। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कितने लंबे समय तक भारत में रह के हिंदी सीखी और कैसे प्रैक्टिस कैसे किया इतनी अच्छी हिंदी बोलने की? सच में बोलूँ कि रूसी लोगों के लिए हिंदी भाषा काफ़ी मुश्किल है। कभी कभी हमारे भारतीय कलीग बोलते हैं कि कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और हम लोग कोई व्याकरण से इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ इंस्पायर करने के लिए, मतलब प्रेरणा देने के लिए स्टूडेंट को। वास्तव में काफ़ी मुश्किल भाषा है। तो मैं अभी तो शायद 18 सालों से हर साल इंडिया जाता हूँ। तो सीखने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है? आप सीख चुके हैं पूरी तरह हिंदी, क्योंकि अब आप सिखा रहे हैं? जी, पहले हिंदी सीखने के लिए। अभी तो मैं घूमता हूँ, पढ़ाता हूँ, कॉन्फ्रेंसेस में मेरे भाषण देता हूँ, तो सब कुछ करता हूँ। इंडिया में मेरा काम है, मेरा हॉबी है बोल सकते हैं, और मेरी प्रेरणा तो भी है। भारत आता हूँ हमारे गुरुओं से मिलने के लिए, कुछ सीखने के लिए और इंडियन स्टूडेंट्स को कुछ सिखाने के लिए, क्योंकि अभी तो मैं कभी कभी आमंत्रित हूँ अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया में 2 लेक्चर्स देने के लिए, तो सब कुछ करता हूँ इंडिया। तो यहाँ जो इंडिया तो एक हमारे जीवन है। इंडिया आपका जीवन है, ये एक बड़ी बात है कि एक रूसी नागरिक इस तरह से कह रहे हैं कि भारत उनके लिए एक जीवन है। जिन छात्रों को आप सिखाते हैं, कितनी तादाद है उनकी और उनकी अभिरुचि किस तरह की है? देखिए, हमारी दोस्ती का इतिहास काफ़ी लंबा है। मतलब रूस और इंडिया और भारत, पहले सोवियत समय में भारतीय फिल्में काफ़ी प्रसिद्ध थी इधर सोवियत यूनियन में। और अब तक बहुत लोग योग करते हैं। उदाहरण के लिए तो भजन कीर्तन भी करते हैं अभी, और इंडियन फिल्में देखते हैं, तो इसलिए रुचि तो है, शुरुआत से रुचि है। और ये क्योंकि एक जीविका भी देती है, रोजगार भी दे सकता है। अगर रूसी होकर हिंदी आती हो तो कई जगह मौका मिल सकता है नौकरी का, रोजगार का, ये भी एक वजह है।
मुझे लगता है कि अभी नौकरी तो मिलेगी और मेरे पास 11 स्टूडेंट है एक ग्रुप में, तो बहुत स्टूडेंट्स नहीं है जो हिंदी सीखते हैं मॉस्को में, लेकिन काफ़ी है। तो ये 11 लोगों को बिल्कुल काम मिलेगा, नौकरी मिलेगी। अभी रूस में बहुत भारतीय बिजनेस आता है, रूस को भारतीय बिजनेस आता है क्योंकि काफ़ी इंटरनेशनल कंपनीज चले गए रूस से। अभी तो जगह वैकेंट है सैंक्शंस की वजह से। सैंक्शंस प्रतिबंधों के कारण अभी तो जगह वैकेंट है और बहुत बिजनेसमैन आते हैं। पहले तो काफ़ी इंडियन बिजनेसमैन भी आ रहे थे, लेकिन आमतौर पर वो अंग्रेज़ी भाषा से इस्तेमाल कर रहे थे, तो हिंदी के साथ काम मतलब बहुत काम नहीं था, बहुत काम नहीं मिलता था। अभी तो मीडियम साइज बिजनेसमैन और बिजनेसेस भी आते हैं रूस, और कभी कभी ये लोगों को अंग्रेज़ी अच्छी तरह नहीं आती है तो अनुवादकों की ज़रूरत है। अच्छा। और तो ये एक अहम बात है कि अगर हिंदी भाषा के जानकार यहाँ पर हों, ख़ासतौर पे रूसी हों जो कि रूसी पहले से जानते हैं, और अगर हिंदी भाषा भी वो सीख लेते हैं तो अनुवादक के तौर पे उन लोगों के साथ काम कर सकते हैं जो बाहर से बिजनेस लेकर, भारत से खासतौर पे बिजनेस लेकर यहाँ आते हैं। जी, मुझे लगता है कि ये एक बात है, लेकिन दूसरी बात जो है कि अभी मोदी सरकार बहुत प्रयास करते हैं हिंदी भाषा की पढ़ाई विकसित करने के लिए और करवाने के लिए अलग अलग देशों में, और ऑफिशियल स्तर पर हिंदी भाषा की ज़रूरत भी है, क्योंकि पहले मतलब एम्बेसी लोग सिर्फ अंग्रेज़ी से इस्तेमाल कर रहे थे। अभी सब लोग इधर एम्बेसी में, इंडियन एम्बेसी में हिंदी से इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में बोलते हैं। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि मैं भी विदेश मंत्रालय बहुत सालों से देख रहा हूँ, 2005-6 से देख रहा हूँ। तो पहले अंग्रेज़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, लेकिन अब हिंदी में बात करो तो हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करो तो इंग्लिश में बात करते हैं। तो ये बदलाव तो हमने भी नोट किया है, आपने बहुत अच्छा बदलाव नोट किया है। जी, और दूसरी बात जो है कि पहले जब मैं ज़्यादा युवा था, मेरे पास अभी भी आप युवा हैं। धन्यवाद आपका। लेकिन मेरे पास बहुत इंडियन दोस्त थे और हिंदी वाले दोस्त थे, लेकिन स्टूडेंट लोग मतलब छात्र लोग, इंडियन छात्र लोग भी इधर सिर्फ अंग्रेज़ी से इस्तेमाल कर रहे थे, तो कोई हिंदी में बातचीत नहीं कर रहे थे। अभी सब लोग सिर्फ हिंदी में बातचीत कर रहे हैं, तो ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ था मुझे लगता है। तो इसलिए काम तो मिलेगा, प्रेरणा तो भी मिलेगी हमारे स्टूडेंट को। अभी एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल दे दूंगा आपको। मेरे स्टूडेंट सिर्फ कितने महीने से, शायद 6 महीनों से हिंदी सीखते हैं। लेकिन हमारे पास काफ़ी क्लास है, हर हफ्ते में शायद 8 क्लास है, मतलब 8 डबल क्लास है, 18 घंटा है टोटली। तो अभी वो 3 बार एम्बेसी को आए थे। अच्छा। क्योंकि वो आमंत्रित हैं एम्बेसी लोगों से, और वॉलंटियरिंग इंडियन स्टूडेंट के साथ भी कर रहे थे। अच्छा। अभी बहुत दोस्त बना रहे हैं, मतलब हर रोज़ नहीं, लेकिन हर महीने नए दोस्त आते हैं, नए इंडियन दोस्त आते हैं। और मेरे स्टूडेंट क्या करते हैं, हिंदी में बातचीत करते हैं जी, ये हमेशा। अभी देखिए ना, ये प्रेरणा तो आई थी, ये तो इसलिए भी एक बात है कि हम मॉस्को की सड़कों पे टहलते हुए एक रूसी नागरिक से हिंदी में बात कर रहे हैं, और मुझे अपने आप में बहुत खुशी हो रही है कि ये मौका मुझे मिला। बड़े बड़े इंटरव्यूज़ हम करते हैं, बहुत अलग अलग जगहों पे जाते हैं, लेकिन जहाँ हमारे देश की भाषा को सम्मान देने वाला, उसको जानने वाला मिलता है, तो हमें भी अब आप अंदर से बहुत खुशी होती है। धन्यवाद आपका। और मैं बोल सकता हूँ कि रूसी मेरी मातृभाषा है, लेकिन हिंदी मेरी प्यारी भाषा है। वाह, बहुत तो बढ़िया। हिंदी में बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, हिंदी बोलना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि संस्कृत ये शायद सबसे प्राचीन भाषा सारे संसार में, सारे विश्व में, और हिंदी संस्कृत से आती है, और हिंदी भाषा में काफ़ी संस्कृत शब्द हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं रामचरितमानस में, वर्णनामर्थ संगनाम रसानम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वाणी ये सरस्वती देवी का नाम है, लेकिन दूसरी बात जो है कि वाणी ये हमारी भाषा है, और हमारी भाषा मतलब हिंदी भाषा ये एक दिव्य भाषा है।
और बहुत ही सुंदर भाषा है, हमारी प्यारी भाषा है। और जितने प्यारे ढंग से आप बात कर रहे हैं, मुझे तो बातचीत ख़त्म करने का मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि जितना ज्ञान आपके पास है और जिस तरह के परिप्रेक्ष्य में आप चीज़ों को रखकर बात कर रहे हैं, वो अपने आप में अद्वितीय है। जी धन्यवाद आपका। इसके बारे में क्या बोलूं, लेकिन अभी उल्लेख करना है कि सिर्फ प्रेरणा से पढ़ा नहीं सकेंगे कोई भी भाषा, और काम भी करना पड़ेगा, बहुत काम। हाँ, रोजगार उन्मुखी होना पड़ता है भाषा को। लोग ज़्यादातर उस भाषा को सीखते हैं जिसमें उनको रोजगार मिले, और आपने उसका उदाहरण भी दिया कि कैसे हिंदी सीखकर रूसियों को रोजगार मिल सकता है, खासतौर पे प्रतिबंध के काल में, जो कि बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि यूक्रेन रूस युद्ध अभी खत्म नहीं होता दिख रहा, और ऐसे में जो सैंक्शंस है, जो प्रतिबंध है, वो भी लंबा चलेगा। तो ऐसे में एक नया जो अवसर है वो लेके आ सकता है। मुझे लगता है कि प्रतिबंधों के कारण ज़्यादा भारतीय बिजनेस आएगा इधर रूस में, तो शायद ये नए अवसर भी आएंगे, नए अवसर भी आएंगे। मतलब प्रतिबंध ये अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत लोग यूरोप में काम कर रहे थे पहले, और अमेरिका में भी काम कर रहे थे पहले। अभी तो ये दिक्कत है लोगों के लिए। लेकिन हम लोग जो हिंदी पढ़ाते हैं, हमारे पास ज़्यादा अवसर आए थे, क्योंकि मतलब ज़्यादा नौकरी मिलेंगी हमारे स्टूडेंट को। और अभी देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ पुरानी पुस्तकों से नहीं पढ़ा रहे थे, लेकिन उदाहरण के लिए कल मेरी नई पुस्तक प्रकाशित हो गई थी, एक नया मेथड हिंदी पढ़ाने में। अच्छा। ये एक दूसरी पुस्तक भी दिखाऊंगा, लेकिन ये छोटी पुस्तक है, छोटी लेकिन मोटी नहीं है, इसलिए मैं दिख रहा हूँ। तो ये क्या है, ये एक नया मेथड उच्चारण विकसित करवाने के लिए स्टूडेंट को, क्योंकि आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं, जब हम हिंदी पढ़ाते हैं, हम रूसी अल्फ़ाबेट या अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के माध्यम से पढ़ाते हैं। और मैंने सुना कि अगर ऐसे ही करते हैं तो उच्चारण खराब हो जाता है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि अक्षर ये अंग्रेजी अक्षर है या रूसी अक्षर है। तो मैं तो जो काफ़ी नया है, इधर हम सिर्फ देवनागरी से शुरुआत से इस्तेमाल करते हैं, और ये बिल्कुल टीचर के साथ काम करना है इस मेथड इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है इस मेथड से। तो आप कितनी सूक्ष्मता से, कितनी बारीकी के साथ आप चीज़ों को पकड़ रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ भाषा का ज्ञान बल्कि सही उसका उच्चारण भी ज़रूरी है, क्योंकि उच्चारण से कई बार अर्थ भी बदल जाते हैं कई सारी भाषाओं में। हिंदी में तो अमूमन ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ, अगर आपकी भाषा के साथ साथ आपका उच्चारण भी सही हो तो फिर 4 चांद लग जाते हैं आपकी बोली में। जी, और एक चीज़ भी है कि रूसी लोग, मतलब रूसी भाषा में सेंट पीटर्सबर्ग में, मॉस्को में, नोवोसिबिर्स्क में बोलते हैं और सब लोगों को समझते हैं, क्योंकि भाषा एक ही है। लेकिन इंडिया में, भारत में ऐसा नहीं है, मतलब अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन हिंदी में भी लोग अलग अलग तरीक़ों से बोलते हैं। उदाहरण के लिए कभी कभी सब्जी बोलते हैं, कभी कभी सब्जी बोलते हैं, मेज पर या मेज पर बोलते हैं। हाँ। तो नुक्ता का प्रयोग कई लोग करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। जी, और स्थानीय भाषा भी है, अवधी भाषा है, भोजपुरी भाषा है, तो ब्राज भाषा तो भी है। और दूसरी बात कि हिंदी पे कई बार उर्दू का भी प्रभाव दिखता है। कई बार जो है बहुत लोग बहुत संस्कृत निष्ठ हिंदी बोलते हैं। मैं भी पहले बहुत संस्कृत निष्ठ हिंदी बोलता था, लेकिन जब टीवी में काम करने लगा तो आम बोलचाल की भाषा के तौर पे जो है वो ऐसे शब्द जो हैं जिसको कि विदेशज शब्द कहा जाता है, जैसे कि अभी बातचीत में मैंने ओके बोला, ओके अब हिंदी में भी चलता है। हालांकि शुक्रिया और बात सही है, ये शब्द भी चल सकता है। तो कुछ शब्दों को हमने अपना लिया है, चाहे वो दूसरी भाषा से क्यों ना आए। देखिए, तो मेरा मतलब था कि जब हम सिर्फ शुद्ध हिंदी पढ़ाते हैं तो हमारे स्टूडेंट भारत आकर कुछ नहीं समझेंगे, तो इसलिए दोनों तरीक़ों से पढ़ाना है, शुद्ध हिंदी और स्थानीय भाषा बातचीत की हिंदी भी पढ़ाना है। एक उदाहरण दे दूंगा आपको। हम बोल सकते हैं दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, तो कम लोग ये शब्द समझेंगे। अफसोस के बाद भी बोल सकते हैं, बिल्कुल, खेद के बाद भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। तो मतलब 3 शब्द हैं, लेकिन एक संस्कृत शुद्ध हिंदी वाला शब्द है और बातचीत की हिंदी वाला शब्द है, तो ये अलग अलग है। मैं भी इसी की बात कर रहा था कि ज़बान पे चढ़ने वाली और कान को
जल्दी समझ में आने वाली भाषा जो है। तो जी। वैसे में हिंदी ने अपना जो हृदय है वो बड़ा रखा है और कई दूसरी भाषाओं के शब्द को भी आत्मसात कर लिया है। जी जी। और देखिए भारतीय लोग कभी कभी इंग्लिश में भी बोलते हैं। जी जी। और मतलब जो है कि अंग्रेजी बिना आधुनिक हिंदी समझना भी असंभव है। जी। तो मतलब लोग जो हिंदी बोलते हैं, जो हिंदी सीखते हैं और सिखाते हैं, तो काफ़ी इंटेलेक्चुअल, काफ़ी होशियार, काफ़ी बुद्धिमान है। तो 2-3 भाषाओं से इस्तेमाल करते हैं एटलीस्ट। बस अभी मैंने कहा एटलीस्ट, तो एक इंग्लिश है ना। बिल्कुल। तो जैसा कि मैंने कहा कि बातचीत ख़त्म करने का मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि मॉस्को की सड़कों पे चलते हुए इस तरह से हिंदी में और धारा प्रवाह हिंदी में एक रूसी के साथ बात करना जो है उसका अपना एक मज़ा है। लेकिन हमारा जो मोबाइल है वो बता रहा है कि हम तकरीबन 16 मिनट की बातचीत जो है वो कर चुके हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और हमारे साथ यहाँ पे चलते हुए बातचीत की और अपने हिंदी के ज्ञान से हमें और हमारे दर्शकों को परिचित कराया। जब कभी भी आप भारत आएँ हमें ज़रूर मिलें और हम आपके साथ वहाँ भी वार्तालाप करेंगे। धन्यवाद आपका। जय हिंदी, जय भारत। जय हिंदी, जय भारत। मॉस्को से उमा शंकर सिंह, NDTV इंडिया के लिए।